अपने बारे में थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो आपको सब जानते हैं, आप पर मूवी आने वाली है, पर एक बार थोड़ी-सी इंट्रो आप हमारे ऑडियंस को दीजिए। मैं थोड़ा-सा इंट्रो ये है कि मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से रहने वाला हूँ। जी। तो मतलब सोल्जर्स फैमिली है पूरी की पूरी। मतलब मेरी मेरी खुद की फैमिली को छोड़कर भी मतलब चाचा, ताऊ जितने भी लोग होंगे सब डिफेंस से ही हैं। तो मेरे ग्रैंडफ़ादर खुद 1971 के वॉर में शहीद हुए हैं। तो फादर ने मेरी आर्मी को सर्व किया है। मैंने खुद गवर्नमेंट के लिए काम किया, 2003 में जॉइन किया और 2019 में मतलब रिज़ाइन दे के आया हूँ। तो ये लाइफ रही है और बहुत सारी मतलब अलग अलग फोर्सेस के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे इंडियन आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, स्पेशल फोर्सेस हो। तो मतलब मैं ये नहीं चाह मुझे लगता था यार कि यार मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, डिफेंस ज्वाइन करूँ ये। तो मुझे उससे भी ज़्यादा ये लगता है कि मुझे बहुत सारी फोर्सेस के यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला करके। तो जैसे आप आर्मी जॉइन की थी, तो रॉ में कैसे मतलब रॉ में कैसे आपका जाने का मन किया? कैसे? नहीं, मेरा कोई भी मन नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि सीक्रेट सर्विस होती क्या है करके। जिस टाइम मैंने जॉइनिंग करा मुझे नहीं पता सीक्रेट सर्विस क्या होती है। तो नॉर्मली जैसे मैं सब जगह ही बता चुका हूँ बहुत है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था स्कूल में 11 पर पढ़ाई कर रहा था, तो नॉर्मली तो जैसे इंडियन आर्मी की या BRO की कोई भी भर्ती निकलती है सेम मैंने भी ज्वाइनिंग करा। ठीक है, नॉर्मली वही चीज़। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग में जाने वाले थे तो उससे पहले कुछ एक सीनियर्स ऑफिसर्स वगैरह मिले। मुझे नहीं मालूम था कि कौन है करके या ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो कुछ एक लड़के सेलेक्ट करे थे उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि भाई यार ठीक है, मतलब डिफेंस फौज ज्वाइन कर रहे हो, फौज से भी अच्छी अगर सैलरी किसी चीज़ में मिलेगी तो वो भी करोगी करके। तो हमारे को तो सैलरी का उस टाइम था ही नहीं, उस टाइम था कि यार नहीं नहीं हमें तो यूनिफॉर्म पहननी है करके। नहीं बोला कि हमने कहा नहीं नहीं सर पैसा नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म ही पहनना है। बोला नहीं मन मर्जी की यूनिफॉर्म पहनोगे, ठीक है, कि यही नहीं जो मर्जी वो यूनिफॉर्म। तो ऐसा लगा मजाक कर रहे हैं करके चीज़ें ये वो। तो फिर बोला कि कभी सीक्रेट सर्विस के बारे में सुना है? तो हमने तो सुना भी नहीं था सीक्रेट सर्विस के बारे में उस टाइम इतना। तो बोला इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? तो मैंने कहा इंटेलिजेंस के बारे में सुना है करके। तो यार बोला इंटेलिजेंस के बारे में कैसे? तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं स्कूल में था, मैं पढ़ाई करता था केंद्रीय विद्यालय में, तो एक बार हम लोग अलग अलग जगह पर हम लोग KV से कई बार बच्चों को लेके जाते हैं। तो जब मैं छोटा था शायद 6-7 में पढ़ता था, तो एक बाड़मेर एयरफोर्स का कैंट है उत्तर लय में। तो हमारे को वहाँ लेकर गए थे और मैंने पहली बार MiG-21 वगैरह देखे जब स्कूल में था। तो आने के बाद मैंने अपने घर में शेयर किया यार आज ऐसे ऐसी जगह गए। तो मेरे फादर ने बोला कि यार वो बहुत मतलब एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है वो करके, है ना। तो मैंने कहा हाँ सारे प्लेन भी ज़मीन के अंदर छुपा रखे थे करके हैंगर्स के अंदर। तो बोला वहाँ बहुत इंटेलिजेंस का बहुत वो है मतलब इनपुट है वहाँ। तो इंटेलिजेंस मुझे लगा पढ़ाई में कोई इंटेलिजेंस वगैरह। तो मैंने कहा इंटेलिजेंस, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। तो इंटेलिजेंस बोले कि मतलब मैंने कहा मुझे समझ नहीं इंटेलिजेंस का। तो बोले वहाँ इंटेलिजेंस के बहुत लोग होंगे करके। आपने द हीरो मूवी नहीं देखी है? सनी देओल। हाँ उसके मतलब उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था। जी। तो फिर मेरे फादर बोले यार इंटेलिजेंस वो है कि मतलब ये वो होते हैं जो दिखाई कभी नहीं देते, लेकिन अगर इनकी इनपुट सही हो तो किसी भी देश में कभी कोई वॉर ना हो। तो ये मैं कनेक्ट किया जब पहली बार। फिर मेरे को किसी सीनियर ने बोला कि इंटेलिजेंस, तो मुझे पूरी की पूरी वही चीज़ें याद आ गई जो मैंने बचपन में सुनी थी। तो मुझे लग डर नहीं लगा है दिमाग में, ये नहीं आया? क्योंकि हमने बचपन से जैसे जब भी हम स्पाई के बारे में या रॉ के बारे में देखते हैं, तो आइदर हमने सनी देओल जी को देखा है या फिर जैसे टाइगर मूवी हमने इनको देखा है। तो जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी है, कैसे रहते होंगे। एंड बहुत क्विक डिसीजंस, यानी कि विद इन सेकेंड्स इनको सोचना पड़ता है क्या करना है कैसे नहीं। आनाम ट्रेनिंग होती है इनकी। तो आपके दिमाग में ये सब आ रहा था? नहीं नहीं मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं करना क्या है। जैसे मैं ट्रेनिंग करने भी गया, जैसे मैं पहली बार ट्रेनिंग करने गया जब बाहर इंडिया से बाहर गया, तो अगर आज मुझे कोई ये बोले कि यार वो ट्रेनिंग तुझे दोबारा करनी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मुझे पूरी ट्रेनिंग पता है यार कि वो क्या थी ट्रेनिंग करके। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि कल मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे अगला स्टेप क्या करना है करके। कि सुबह मेरे को इंस्ट्रक्टर ने अर्ली मॉर्निंग आके, मतलब रात को हम लोग 2 बजे जब अपने रूम में जाते थे, तो एक हमारे को जो भी हमारा ग्रुप लीडर था वो हमको बोलता था यार अर्ली मॉर्निंग तुम्हें 4 बजे ग्राउंड में आना है करके। तो हमें यही पता था कि 4 बजे हमें ग्राउंड में आना है और हमें एक नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद का मुझे नहीं पता था क्या करना है। उस क्लास के बाद मुझे पता चला था मुझे अगली क्लास में क्या जाना है करके। क्योंकि अगर मुझे पता है कि पूरा का पूरा लोड कितना लोड था वो अब मेरा माइंड नहीं ले पाएगा। तो अब वहीं आ जाते हैं हम डर के ऊपर कि डर आपको तब लगेगा जब डर के लिए आपके पास टाइम हो सोचने का। आप इतने एंगेज रहोगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने ऑपरेशंस के अंदर, कि आपको कभी डर के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। आपके पास एक ही चीज़ है,
आप किसी भी मिशन में गए या किसी भी ऑपरेशन में गए, आपको आपका टारगेट नज़र आ रहा है, आपको दो ही चीज़ नज़र आएगा, या तो आपको टारगेट नज़र आए या आपको डर नज़र आए। आप दोनों चीज़ें लेके नहीं चल सकते हैं। अब किसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं? अगर आप वहाँ पर टारगेट के बारे में सोचेंगे तो डर के बारे में आपको मौका ही नहीं मिलेगा डर के बारे में सोचने का। लेकिन जब आप वापस आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं और उस पूरे ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है मैं क्या करके आया हूँ करके। क्योंकि बाद में समझ में आता है, मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। मैं कोई भी काम जब करके आता हूँ तो मैं बाद में सोचता हूँ यार क्या किया करके। तो ट्रेनिंग अलग होती है रॉ की और जैसे आर्मी की ट्रेनिंग? हाँ देखो, ट्रेनिंग हर चीज़ की अलग होती है। आप लोकल, अगर आप स्टेट की पुलिस की ट्रेनिंग लोगे तो भी अलग होगी। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग लोगे, सीपीओ की ट्रेनिंग, वो भी एक अलग होगी। तो आप आर्मी की ट्रेनिंग लोगे तो अलग होगी। आप स्पेशल फोर्स में जाओगे अलग होगी। आप सीक्रेट सर्विसेज में जाओगे तो हर एक की ट्रेनिंग अलग है। ट्रेनिंग सबकी अलग होगी, डिफरेंट। आपको जैसा काम करना आपको वैसी ट्रेनिंग होगी। अगर एक लोकल में, जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन एक लोकल पुलिस वाला है, उसको पता है कि यार उसको लोकल गुंडों से निपटना है, कुछ क्रिमिनल लोगों से निपटना है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है पूरा, या उसको मेंटेन करके चलना है, तो उसकी ट्रेनिंग उसी तरह से होगी। अब वहीं आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी को पता है कि यार मैंने इंसर्जेंसी के अंदर ऑपरेशन करने हैं, ठीक है, CI ऑप्स में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे JNK हो, तो वहाँ ऑपरेशन करने हैं उसको, क्योंकि जिनके साथ उसने ऑपरेशन करने हैं वो सामने वाले आदमी भी वैसे ही होंगे, वो भी वैसे ही ट्रेंड होंगे, ठीक है। अगर आप पाक बॉर्डर में जाते हो या जो भी इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, या मिलिटेंट हो या पाक सोल्जर्स जिनको अंदर, उनकी भी ट्रेनिंग वैसी है ना, तो आपको वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। आप स्पेशल फोर्स, अगर आपको कोई भी रेड करने के लिए जाना है, किसी हाइड आउट को बर्बाद करने के लिए जाना है, ठीक है, आप अपना LOC क्रॉस करके, आपको पता है कि किसी एनिमी का कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा एरिया है जिसको हमें बर्बाद करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने, बहुत लोगों ने अभी 2015 की बात सुना था, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, वो एक स्पेशल फोर्स ने करी थी ना, तो उनकी ट्रेनिंग वैसी है। क्योंकि एक स्पेशल फोर्स क्या है कि उनके जो भी जवान है या जो भी उनकी टीम है, उस टीम को अपना LOC क्रॉस करके दूसरे देश के अंदर जाके टारगेट को ख़त्म करके वापस अपने देश में आना है, तो वो ट्रेनिंग डिफरेंट है। अब वही एजेंसी के ऊपर हम आ जाते हैं, चाहे वो RNW हो, चाहे MI हो, चाहे IB हो। अब उनको क्या है कि दुनिया के अंदर, दूसरे देश के अंदर जाके उन्हीं लोगों में घुल मिलकर, वहीं का बनकर, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन अपने देश तक लेकर आनी है। वो इन्फॉर्मेशन जिससे हमारे देश को नुकसान हो सकता है, और उसको पता है कि अगर वो पकड़ा गया, कभी भी क्या होता है, कोई भी एक स्पाई, चाहे वो हमारे देश का ही नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी भी देश का स्पाई, अगर वो किसी भी देश में पकड़ा जाता है तो उसमें एक ही लॉ लगता है, वो है सजाए मौत। क्योंकि दुनिया आपको अलाउ नहीं देती कि आप अपना जासूस किसी दूसरे देश के अंदर भेजोगे, तो उसका वैसा काम है तो वैसी ही ट्रेनिंग लेके जाएगा। बट एजेंसीज तो सबकी हैं, ISI सबकी है, एजेंसी सबकी है। देखो, चाहे ISI हो, चाहे मोसाद हो, MSS हो, CI हो, MI5 हो, सबकी एजेंसीज है ना, एजेंसी सबकी हैं। तो उनके भी यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर देखो, आज एक ISI का एजेंट यहाँ पकड़ा जाता है, तो आप अखबारों में बड़ा बड़ा न्यूज़ सुनते हो कि ISI का एक आतंकवादी पकड़ा गया एजेंट। अगर कल मैं पकड़ा गया तो मैं भी उनके लिए आतंकवादी हूँ ना। फ़र्क कुछ भी नहीं है, फ़र्क ये है कि मैं लाइन के इस पार हूँ, लाइन के उस पार है। आपने 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग की है इजराइल में, तो उस ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? हम अब भी अपने सोल्जर्स को, जो भी हमारे एजेंट्स हैं, वैसी ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? नहीं, अभी देखो, इजराइल में 2.5 ईयर की ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग थी 26 वीक की, लेकिन हम ट्रेनिंग कर ही नहीं पाए। मतलब हम ट्रेनिंग फेल होते गए, फेल होते होते हम 2.5 साल लग गए हमारे को। एक्चुअल में जब हम पहली बार गए थे तो हमारी ओनली 26 वीक की ट्रेनिंग थी, उसमें 2.5 साल लग गए। जो भी हमने वहाँ ट्रेनिंग ली, आज हम इंडिया के अंदर भी ट्रेनिंग करते हैं। हिंदुस्तान में अगर आपने देखा हो तो बेलगांव कमांडो विंग है ना। एशिया का अगर मैं बोलूँ, जो मैंने इजराइल ट्रेनिंग करी है, तो ट्रेनिंग बेलगांव भी वैसे ही है। मतलब बेलगांव में शायद जब मैंने ट्रेनिंग करी थी उस टाइम 39 डेज थे शायद, अभी 36 है या 38 मुझे नहीं पता। और हमने ही नहीं ट्रेनिंग करी, भारत के, मतलब भारत के आर्मी वाले भी या भारत के ऑफिसर्स भी आते हैं बेलगांव कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो भी एक ट्रेनिंग है। अगर आप NSG में भी आ जाओ, तो NSG के अंदर भी 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, CC ट्रेनिंग वगैरह, तो NSG में भी एक ट्रेनिंग है। तो इस मोसाद का क्या है, जो उनका तरीका है ट्रेनिंग देने का, देखो हमारे में और इजराइल में एक फ़र्क है, ठीक है। इजराइल जो देश है, अगर आप उसका भूगोल देखो कि दुनिया के, उसको चारों तरफ से एनिमी ने घेरा हुआ है, दुश्मन देशों ने घेरा हुआ है। इजराइल की मजबूरी है कि अपने आप को, अपना वर्चस्व को कायम रखना,
है ना। तो वो लोगों को, जो भी एक बच्चा इसराइल का कोई भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पता होता है कि यार चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या प्रेसिडेंट का बेटा हो, उसको पता है कि मुझे 2 साल सर्व करना है करके, मुझे इसराइल आर्मी को देना ही पड़ेगा करके। वो पहले से ही उसने अपने दिमाग में बैठा ली ये बात, है ना। तो हम लोग जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं थोड़ा सा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में वैसी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। आज भी अगर आप देखो तो वर्ल्ड की पूरी मतलब अलग अलग रशियन आर्मी, यूएस आर्मी हमारे साथ कंबाइन एक्सरसाइज कर रही है ना, आर्मी के साथ एक्सरसाइज करती है। आपने पढ़ा होगा कई बार कि आप सुनते हो कि रशियन आर्मी आके इंडियन आर्मी के साथ एक्सरसाइज कर रही है, यूएस आर्मी आके एक्सरसाइज कर रही है। हमारी ट्रेनिंग अच्छी है तभी यूएस भेज रहा है अपनी आर्मी को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है, तो हम लोग भी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और क्या अभी कुछ जैसे मोदी सरकार आई है जब से, तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो अभी एक थोड़ी सी ऐसा हर इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर भी है कि अब हम, पहले क्या होता था जैसे अगर लड़ाई हो रही है तो ये मानते थे कि पीछे हट गए कुछ है, पर हम अब हर बच्चा बोलता है कि अब तो हम घुस के मारते हैं, हाथ खोल दिए हैं। क्या ऐसा कुछ, मतलब क्योंकि आप तो बेसिक लेवल पे आप बहुत डिटेल में जानते होगे, क्या ऐसा कुछ है कि हाथ खोल दिए हैं, अब हम पीछे नहीं हटते हैं? देखो अभी 2014 के बाद जो भी हमारी गवर्नमेंट आई है, ये बाहर के एनिमी को पता है, हम तो नहीं पता। मतलब कभी बाहर का कभी किसी एनिमी से मौका मिले बात करने का तो वो आपको बताएगा गवर्नमेंट कितनी डेंजर है करके, है ना। आज आप देख लो, पहले आज के टाइम में क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक चलो है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ठीक है, हमने नॉर्थ ईस्ट सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया, लेकिन उससे भी डेंजर क्या है कि हमारा एनिमी है ना, अगर आज दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, किसी भी जगह पर रहेगा, वो सेफ नहीं है। आज उसको पता है अगर मैंने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में सेफ नहीं हूँ। ये डिपेंड, देखो फोर्स वही है, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई फोर्स चेंज हुई है। 1947 से आर्मी हमारी वही है जो 2024 में आज है ना। आर्मी की ट्रेनिंग हुई है, आर्मी वाले वही हैं, ठीक है, वेपन्स वही है, हर चीज़ वही है हमारी हमेशा। मतलब अगर दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे बढ़ा है ना, वो देश बढ़ा है उनके लीडर्स की वजह से। अगर मेरा लीडर पावरफुल है तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पीछे खड़ा है वो मुझे ऑर्डर्स देगा करके। तो चेंज आया है। चेंज है, मतलब आज आप देख लो, आज डेली ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। आज भी मैं यहाँ पर आया तो सुबह सुबह न्यूज़ में सुनकर आ रखा हूँ कि 5 टेररिस्ट को मार दिया करके। आज मतलब जो भी मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो भी मतलब हमारे देश के लिए जो गलत सोचेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारे देश में तो बहुत दूर की बात हो, उस देश में भी सेफ नहीं है। ये सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो अगर आप देखो तो सर्जिकल स्ट्राइक तो है ही, देखो ऐसा नहीं है कि, लेकिन अब लोग आज के टाइम के लोग जागरूक हुई हैं, ठीक है। मतलब अगर आप मैं ये नहीं बोलूँगा, अगर आप इंदिरा गांधी का भी देखो तो इंदिरा गांधी भी ऐसा कि उन्होंने भी एक 2 हिस्से कर दिए किसी देश के, है ना। मतलब कि जो जिसकी अच्छाई है वो अच्छाई है कि उन्होंने क्या कर दिया, एक पाक से बांग्लादेश को अलग ही कर दिया, एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। इसके पीछे गवर्नमेंट के सालों की मेहनत है। हमें लगता है कि यार कि 13 दिन का फाइट हुआ, 13 दिन के अंदर, या मतलब हमने मतलब बांग्लादेश को अलग कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो भी इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है, जो भी RNW के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में काम किया, ठीक है, तो उन्होंने सालों की मेहनत है जो नज़र आती है 13 दिन के अंदर, है ना। जो भी आप सर्जिकल स्ट्राइक देखते हो कि बालाकोट के अंदर गए और 24 घंटे के अंदर एक गए और उनके पूरे मतलब हाइड आउट को ख़त्म करके आ गए, तो ये 24 घंटे नहीं है। मतलब इसके पीछे इंटेलिजेंस की जो हमें नज़र कभी नहीं आते, जो लोग कभी नज़र नहीं आते, जिनका हम कभी नाम नहीं सुनते, उनकी महीनों की सालों की मेहनत होती है किसी भी चीज़ के पीछे। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक में थे जो नॉर्थ ईस्ट में हुई थी, देखो तो उसके बारे में जानना है। एक्चुअली क्या हुआ था, अगर आपने एक इंसिडेंट सुनाओ तो 2000 नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या है कि बहुत सारे, अगर आप आज भी न्यूज़ उठाकर देखो तो आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम सुनाई देगा। आप 24 आवर में मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा भी आप नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ सुनते हो करके, जबकि नॉर्थ ईस्ट भी हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो नहीं चाहते कि नॉर्थ ईस्ट में शांति रहे। इसके पीछे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग गलत हैं, बहुत भोले लोग हैं, वहाँ के अच्छे लोग हैं। और मैं मानता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रैवल इंसान बहुत अच्छा होता है। मैं भी मतलब बहुत जगह रहा हूँ, दुनिया की बहुत अलग अलग जगह रहा हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे लोग हैं ना, पहाड़ी लोग, आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। बहुत सीधे लोग, अच्छे लोग। लेकिन गलत कौन है, जो बाहर के लोग, वैसे ही दिखने वाले लोग उनके साथ आकर मिल गए, जिन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि हम फ्रीडम फाइटर हैं करके,
एक फ्रीडम फाइटर का नारा लिया, ठीक है, मतलब मासूम भोले भाले बच्चों के हाथ में वेपन पकड़ा दिए उन्होंने सिर्फ फ्रीडम फाइटर की आड़ में, और अपने बाहर बैठकर, हिंदुस्तान से बाहर बैठ के एक बड़े बिजनेस को चला रहे हैं। उन्होंने क्या किया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्या किया उन्होंने 2015 के अंदर, जून के अंदर उन्होंने 6 डोगरा रेजिमेंट के ऊपर एक अटैक किया। उस अटैक में शायद हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए थे। अब पहली बार इस पूरी दुनिया का ध्यान नॉर्थ ईस्ट में गया है, मतलब 20 सोल्जर का शहीद होना, वो भी एक साथ, तो पूरी दुनिया की नज़र पड़ी है नॉर्थ ईस्ट में। तो पहली बार जब इंटेलिजेंस ने पता किया यार इतना बड़ा, मतलब कैसे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया करके, तो पहली बार ये पता चला जब इंटेलिजेंस के लोगों ने काम करना शुरू किया कि यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ये एक ग्रुप का काम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये एक ग्रुप का इतना बड़ा इतना पावरफुल ग्रुप नहीं है जो 20 सोल्जर्स को एक साथ शहीद कर देगा करके। तब ये पता चला कि यार कि चाइना ने क्या किया, म्यांमार के कंधे पर बंदूक रखकर अलग अलग ग्रुप्स को, मतलब 8 अलग अलग ग्रुप को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट साउथ ईस्ट एशिया एक ग्रुप बनाया, और ये 8 टेररिज्म ग्रुप को या इंसर्जेंट ग्रुप्स को हम कहेंगे, इनको एक कर लिया, ठीक है। और इन सब ग्रुपों का नाम जो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और NACN के, जो अगर NACN के ऊपर आप जाओगे तो NACN में भी 2 ग्रुप है, IM और के जो 2002 से जिसका हिंदुस्तान के साथ सीज फायर नहीं है इस ग्रुप का, ये म्यांमार से कई बार इंडिया के अंदर क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है, आप मतलब फायर करता है, सोल्जर के ऊपर नुकसान करता है। ये इस ग्रुप को लीड कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप ने एक प्लान किया कि हम एक बड़ा इंसिडेंट करके दिखाएंगे इंडिया के ऊपर, ताकि पूरे हिंदुस्तान का ध्यान कहाँ पर आए, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आए। ये इनडायरेक्ट तरीका था चाइना का, है ना, मतलब चाइना डायरेक्ट अपनी आर्मी से ये चीज़ नहीं करवा रहा है, लेकिन करवा किससे रहा है, इन्हीं इंसर्जेंट ग्रुप से करवा रहा है, फंडिंग दे के, वेपन दे के। और ये लोग नॉर्मली तरीके से क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसिडेंट करते हैं और आसानी से म्यांमार के अंदर अपने ट्रेनिंग कैंपों के अंदर रहना शुरू करते हैं। तो 4 जून को इन्होंने इंसिडेंट एक अटैक करवाया डोगरा रेजिमेंट पर, और विद इन 6 डेज के अंदर ही एक्शन लिया और एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई म्यांमार के अंदर, मारे उनके 40 मतलब टेररिस्ट को हमने ख़त्म किया। इससे इतना बड़ा प्रेशर हुआ इस सर्जिकल स्ट्राइक से कि बहुत सारे जो भी नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप थे, इंसर्जेंट ग्रुप थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनके लीडर्स ने आगे सरेंडर किया इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। इसमें रॉ का क्या रोल था? तो इंटेलिजेंस का तो देखो RNW हो चाहे MI हो, रोल उन्हीं का था पूरा, कि भाई ये जो इंसिडेंट किया किसने किया, ये जो अटैक किया डोगरा रेजिमेंट के ऊपर, इसको करने वाले कौन थे, ये अभी कहाँ पर है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इनके पास कौन कौन से वेपन है, इनके ट्रेनिंग कैंप कहाँ पर है, और अभी इन्होंने प्रेजेंट टाइम में अपना हाइड आउट कहाँ लिया है। ये टोटल तो इनपुट इंटेलिजेंस का ही है। जब पूरा इनपुट दिया इंटेलिजेंस का एक एक चीज़, तो स्पेशल फोर्स ने जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। अभी नेपाल के मैंने जन न्यूज़ में देखा कि जमीम शाह जो बिजनेस टाइकून थे, उसमें एक एजेंट लीमा का नाम आ रहा है, कौन है वो? एक्चुअली देखिए, अभी जो भी नेपाल के न्यूज़ में चल रहा है जमीम शाह का, कि चलो जमीम शाह बिजनेस टाइकून थे ये लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके जो भी कॉन्टैक्ट थे, उनके कॉन्टैक्ट टोटल दाऊद के साथ भी उनके कॉन्टैक्ट थे, दिलशाद बेग मिर्ज़ा के साथ उनके कॉन्टैक्ट थे, ठीक है। तो जो तो मीडिया है, मीडिया तो कुछ भी दिखाएगा कि उसमें किसी मतलब मेरा नाम या किसी एजेंट लीमा का नाम आ रहा है करके। तो नेपाल गवर्नमेंट ने उसमें एक एक्यूज़ लगा था, उनके एक DSP अरेस्ट है उसमें 2010 से, जो नेपाल की जेल के अंदर है, और नेपाल गवर्नमेंट जांच कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्नल हबीब जो ISI के कर्नल थे, वो काठमांडू से गायब हो गए और नाम आ रहा है इंडिया का, तो क्या ये सच है? देखो एक्चुअली क्या है मैम, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में जाओ तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी रिचेस्ट आर्मी है ना, बहुत पैसा पाकिस्तान आर्मी के पास। वो इसलिए कि दुनिया के अंदर ये एक ऐसी फोर्स है जो सुई से लेकर सब कुछ बेचती है, और आप दुनिया में कोई दूसरी आर्मी नहीं देखोगे जो रियल इस्टेट का भी काम करती हो, ठीक है, मकान भी यही बनाती हो, कपड़े भी यही बेचते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी, जितने वहाँ लोग गरीब हैं पाकिस्तान के अंदर, उतनी वहाँ की आर्मी अमीर है। तो पाकिस्तान अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं कि उनके कर्नल, रिटायर कर्नल, पाकिस्तान के रिटायर कर्नल बोलते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर कर्नल थे, वो नौकरी की तलाश में नेपाल आए, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि यार पाकिस्तान, मतलब मैंने आपको बोला कि रिचेस्ट आर्मी है उनकी, अगर आप देखो जो भी पाकिस्तान के जनरल हैं, इनके बिलियंस में इनके बिजनेस हैं इन लोगों के, तो पाकिस्तान आर्मी का कर्नल नेपाल के अंदर नौकरी की तलाश में आएगा। तो पहली चीज़ तो यही है ना, वो अपनी स्टेटमेंट में देता है कि हमारी नौकरी की तलाश में नेपाल आया है वो, ठीक है।
तो इन्होंने कनेक्शन किसके साथ जोड़ा, उन्होंने कनेक्शन जोड़ा कि हमारे कुलभूषण जाधव जिन्होंने नेपाल ने जिन्होंने अरेस्ट किया, एक फेक स्पाई लगाया उनके ऊपर, जो एक बिजनेसमैन है प्रेजेंट टाइम में, तो नेवी के लिए काम करते थे, नेवी से रिटायर होने के बाद वो अपने बिजनेस के सिलसिले में काम कर रहे, तो नेपाल मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको स्पाई बताया, जिसका भी कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है। तो और नेपाल से उनके कर्नल गायब है, तो वो बोलते हैं कि यार हिंदुस्तान ने उठा लिया, क्यों उठा लिया करके, क्योंकि पाकिस्तान का कहना ऐसा है कि हमने उनके कुलभूषण जाधव को उठाया तो उसके बदले इन्होंने हमारे एक कर्नल को उठा लिया, जबकि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन तो सभी हैं मैम, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप देख लो कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने पूरे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप पाकिस्तान के अंदर जाके देख लो, पहले पाकिस्तान खुद बोलता था कि यार ओसामा बिन लादेन नहीं है, आपने एक इंसिडेंट देख लिया होगा, लास्ट में ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला, पाकिस्तान में ही मिला। तो राहुल मिस्त्री और हाफिज के जैसे बेटे को, उसके भाई को मार दिया, तो इनके पीछे कौन है, इन किलिंग्स के पीछे? तो मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान क्या है, जो कहता है पूरे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। आप जाके आप चाहे मौलाना मसूद अजहर देख लो, हाफिज सईद देख लो, सब पाकिस्तान से हैं, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि पहले पाकिस्तान ने मीडिया के अंदर ये बोला कि हाफिज सईद को उन्होंने क्या कर लिया है, जेल के अंदर डाला है, ठीक है, हाफिज को जेल के अंदर डाला। लेकिन एक इंसिडेंट में जौहर एक जगह लाहौर के अंदर, वहाँ पर एक बॉम्बिंग होती है, और बॉम्बिंग होने के बाद पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से झूठ बोला है, ठीक है। जहाँ पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बोल रहा था कि हाफिज सईद उनकी जेल के अंदर है, और बाद में पता चलता है कि हाफिज सईद आराम से अपने घर में रह रहा था करके, ठीक है। वो भी क्यों पता चला, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर ने, एक सुसाइड गाड़ी ने उसके घर के बाहर जाके एक सुसाइड अटैक किया, ठीक है। जहाँ जहूर मिस्त्री वो ये मतलब वही आदमी है जिसने, अगर जो हमारा प्लेन आइजैक हुआ था 814 IC 814, उसका एक मेन एक्यूज था, ठीक है। और जब हमने पाक को बोला तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि भाई जहूर मिस्त्री उनके देश में नहीं है करके, ठीक है। अब जब भी पाकिस्तान के अंदर जब कोई आदमी मरता है तो पाकिस्तान तो पहले डिले करता है कि मेरे देश के अंदर नहीं है करके, और मरने के बाद सीधा ब्लेम लगाता है इंडिया के ऊपर, ठीक है। हाफिज के बेटे को मार दिया, हाफिज के चाचा को मारा, तो ये सवाल तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को या मतलब वहाँ की जनता को ISI से पूछना चाहिए, ठीक है, कि भाई इनको क्यों मारा, क्योंकि पूरी पाकिस्तान को तो ISI चला रहा है, और ISI के बिना तो उनके देश में कहते हैं मतलब चिड़िया भी ISI की परमिशन के बिना नहीं उड़ती है। तो ISI को नहीं पता कि हाफिज के बेटे को किसने मारा या उसके चाचा को क्यों मारा, किसने मारा, क्योंकि हाफिज का जो भी भाई था पूरी फंडिंग वही मैनेज करता था, ठीक है। तो हमारे सुनने में तो यह आया कि ISI ने मारा है उसको करके, और पूरी फंडिंग खा लिया है, ठीक है। सिर्फ पैसे के लालच में उन्होंने क्या किया कि हाफिज के ही भाई को मार दिया, ताकि हाफिज की पूरी फंडिंग ISI को मिल सके। आप कभी गए हो एज अ स्पाई किसी कंट्री में, कोई एक्सपीरियंस जिसने, जहां आपको लगा हो कि ये सबसे आपकी लाइफ का जिसे कहेंगे सबसे खतरनाक जो एक्सपीरियंस रहा हो मैं एज अ स्पाई? देश में रहा, हमारा दुश्मन देश, लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि देखो, देश कोई भी हो, लोग बुरे नहीं होते, है ना, ऐसा नहीं है कि लोग बुरे, आम लोगों के ऊपर नहीं, दुनिया का कोई भी मतलब मैं नहीं मानता कि किसी भी देश के जो आम लोग होते हैं ना, वो नहीं चाहते कभी जंग, वो हमेशा शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं यार कि उनके पास एक अच्छी नौकरी हो, ठीक है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, और शांति चाहते हैं। तो जंग चाहने वाले कुछ और ही लोग हैं। तो मैं उस देश में गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, नहीं थे मेरे पास पैसे। तो नॉर्मली तरीके से उसी देश के एक आदमी ने मेरी मतलब हमारे देश के 40 रुपये की मदद करी। उस टाइम 2008 या 9 की बात है। तो मुझे बहुत अर्जेंट था वो पैसा, तो उसने मुझे कॉइन पकड़ा के, गरीब आदमी था बहुत ही ज़्यादा वो भी, तो मदद मांगी, मदद करी उसने। तो कुछ पैसे तो उसने, जब मैंने गिने लास्ट में तो 40 रुपये के समथिंग मिले हो। तो जब मैं उस देश को वापस छोड़ कर आया तो मेरा मन किया कि यार मैं उसके पैसे लौटाऊँ करके, लेकिन वो बहुत ही स्लम जगह में रहते थे बहुत ज़्यादा। मैं गया भी उधर, मैं उसका घर कोई नहीं ढूंढ पाया। पहले मैं उसके घर तक गया, लेकिन जब मैं कुछ दिन के बाद वापस गया, वो इतने सारे छोटे छोटे झोपड़े थे कि मैं उस घर को नहीं ढूंढ पाया। और मुझे लगा कि यार फिर मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे बाहर आना था। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं मतलब हर इंसान बुरा नहीं है,